जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2030 तक कंप्लीट होंगे TDBF के उड़ान परीक्षण। इंडोनेशियन नेवी को LNT सप्लाई करेगी नेवल गन। फॉरेन कंपनी के जॉइंट वेंचर के साथ HAL भारत में बनाएगी इजेक्शन सीट्स। 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। और हाई एंड टेक्नोलॉजीज भारत के साथ शेयर करने के लिए US कर रहा है काम। जेन्स.com की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ADA भारत के ट्विन इंजन डैग बेस फाइटर यानी कि TDBF फाइटर प्रोग्राम के प्रीलिमिनरी डिजाइन को अप्रूवल के लिए अगले साल यानी कि 2023 में न्यू दिल्ली को सबमिट करेगी। और इस रिपोर्ट में ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि इसका जो प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू है तो इसे गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा और एयरक्राफ्ट के डिजाइन का आकलन करने का सबसे पहला अवसर इंडियन नेवी को मिलेगा। और वर्तमान समय में इस डिजाइन रिव्यू के लिए सभी डेटा और डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जा रहा है। और जो ये प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू है तो इसे अगले साल के सेकंड क्वार्टर तक सबमिट करने का उद्देश्य बनाया गया है। बाकी जेन्स.com की इसी रिपोर्ट में एक अन्य ADA ऑफिशियल के हवाले से भी बताया गया है कि इस परियोजना के लिए CCS की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिलने के 4 साल बाद इसका प्रोटोटाइप इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि इसके प्रोटोटाइप को 2026 तक रोल आउट करने की योजना बनाई गई है। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहता है तो इसके उड़ान परीक्षण 2030-31 तक कंप्लीट किए जाएंगे। और जबकि इससे पहले जो TDBF को लेकर रिपोर्ट्स आई थी तो उनके मुताबिक TDBF की पहली उड़ान 2026 तक आयोजित करने की योजना थी और फिर उसी के अनुसार 2030-31 तक इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होना था ताकि अगले दशक की शुरुआत तक इंडियन नेवी को नए फाइटर्स मिलने शुरू हो जाएं। लेकिन जेन्स.com की इस लेटेस्ट रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि मानो अब TDBF के लिए भी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि फाइटर्स के लिए इजेक्शन सीट भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए अब HAL किसी फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर को स्थापित करने की संभावनाओं को तलाश रही है। और वो कंपनी ब्रिटेन की मार्टिन बेकर ही होगी या नहीं तो इस बात का ना तो अभी तक कंफर्मेशन मिला है और ना ही इस बात से इनकार किया गया है। हालांकि वो बात अलग है कि US की कॉलिंस एरोस्पेस और UK की मार्टिन बेकर दोनों ही भारत में इंजेक्शन सीट्स की लोकल असेंबली पर दिलचस्पी दिखा चुकी हैं। इंडियन आर्मी नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ अपनी आर्मर्ड रेजिमेंट्स के लिए करीब 90 12.7 mm की रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन को खरीदने की योजना बना रही है। और ये खरीद फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से बाय इंडियन कैटेगरी के तहत ही की जाएगी। यानी कि इन सिस्टम्स को इंडियन कंपनी से ही लिया जाएगा। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है जिसमें जेन्स.com की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारत की प्राइवेट फर्म LNT ने इंडोनेशिया की नेवी से 40 mm की नेवल गन सिस्टम को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है, जो कि इस तरह की वेपन सिस्टम के मामले में भारत से इंडोनेशिया के लिए सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत LNT इंडोनेशियन नेवी के लिए अपने तीव्र 40 नेवल गन सिस्टम को सप्लाई करेगी। और ये वेपन सिस्टम इंडोनेशियन नेवी की तेलुग बिंटुनी क्लास लैंडिंग शिप्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 14 अक्टूबर 2022 को साइन हुआ था और जिसके तहत 2 तीव्र 40 यूनिट्स डिलीवर की जानी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत की सैडम इलेक्ट्रॉनिक्स ने इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा करी है। और इस पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनीज मिलकर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और बाकी की अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करेगी, जिसमें स्वदेशी तौर पर लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड्स में फ्यूचरिस्टिक लाइट वेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन भी शामिल है। और इसके साथ साथ जो मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं तो इस पार्टनरशिप के तहत उन्हें लाइफ साइकिल सपोर्ट भी मिलेगा। बाकी सपोर्ट से याद आया, वीडियो को लाइक करके हमारे प्रति अपना सपोर्ट भी बनाए रखें। कल DRDO ने जो सफलतापूर्वक फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का पहला उड़ान परीक्षण आयोजित किया था, तो कल के इस परीक्षण को लेकर ANI के साथ बात करते हुए DRDO चेयरमैन श्री समीर कामत का कहना है कि DRDO ने इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत इनिशियली जो फेज 1 कैपेबिलिटी को विकसित किया है तो उसका इस्तेमाल होगा 2000 किलोमीटर की इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन कल जो फेज 2 टेस्ट किया गया है तो इस फेज 2 के अंदर आने वाली मिसाइल हमें 5000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज पर किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में मदद करेगी। और अगर हमारे दुश्मन लंबी दूरी से निशाना बनाते हैं तो अब हमारे पास उनको इंटरसेप्ट करने की क्षमता है। और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ ये हमारी कैपेबिलिटीज में एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है। और इस सिस्टम के बारे में आगे बात करते हुए DRDO चेयरमैन की तरफ से बताया गया कि एक बार खुद के सिस्टम से टारगेट को पिक करने के बाद ये इसे ट्रैक करने में सक्षम होगा, जिससे डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करके मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि वैसे तो ये मुख्य रूप से एंडो एटमॉस्फेरिक यानी कि एटमॉस्फेयर तक या फिर उसके अंदर मौजूद टारगेट तक के लिए है, लेकिन ये लो एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन पर भी काम करेगा। और उनका यह भी कहना था कि हम इसी के साथ एक ऐसे इंटरसेप्टर को भी विकसित कर रहे हैं जो कि हाई एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन के लिए होगा, यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से कहीं बाहर मौजूद टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी। और DRDO चेयरमैन के मुताबिक 2025 तक हम अपनी इस कैपेबिलिटी को साबित कर लेंगे, जिसमें इस AD-1 मिसाइल के साथ
हाई एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल की बात भी की गई है और डीआरडीओ चेयरमैन को पूरा विश्वास है कि 2025 तक भारत के पास एक फुल प्रूफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा और एक बार इस सिस्टम के पूरी तरह से विकसित होने के बाद फिर भारत सरकार ये तय करेगी कि कौन कौन सी लोकेशंस पर इसे डिप्लॉय करना है। बाकी इस पूरे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऐसी लॉन्ग रेंज की ट्रैकिंग रडार्स भी हैं जो कि सबमरीन, लैंड बेस्ड सिस्टम, एरियल प्लेटफॉर्म या फिर वॉरशिप कहीं से भी लॉन्च होने वाली मिसाइल्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है। इंडियन आर्मी ने अपनी नए कैमोफ्लेज पैटर्न एंड डिजाइन वाली इम्प्रूव कॉम्बैट यूनिफॉर्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हासिल कर लिया है, यानी कि अब इस नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के इंडियन आर्मी के पास एक्सक्लूसिव आईपी राइट्स हैं और अब ऐसा कोई भी वेंडर जिसको ऑथराइजेशन नहीं है, अगर वो इस यूनिफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो इसे इलीगल माना जाएगा और फिर उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा कुछ अपडेट जम्मू कश्मीर से भी सामने आए हैं और जिसके तहत आज गुरुवार को जम्मू कश्मीर की पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एलओसी के साथ इंडियन आर्मी ने एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और इस दौरान हुई मुठभेड़ में एक सुअर को सफलतापूर्वक हॉरिफाइड भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह करीब 10 बजे इंडियन आर्मी के अलर्ट सोल्जर्स ने पुंछ सेक्टर में एलओसी के साथ कुछ इंडिविजुअल्स की सस्पिशियस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था जो कि भारत की तरफ एलओसी से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। फिर इसके बाद आर्मी सोल्जर्स की तरफ से उन घुसपैठियों को चेतावनी भी दी गई, लेकिन उनकी तरफ से सोल्जर्स के ऊपर फायर किया गया और फिर एक फायर फाइट शुरू हो गई और इसी फायर फाइट में एक सुअर को सफलतापूर्वक हॉरिफाइड भी कर दिया गया। बाकी उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और उसके पास से 2 AK-47 राइफल्स, पिस्टल और वॉर लाइक स्टोर्स रिकवर किए गए हैं। बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक का रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन जारी है और एरिया की तलाशी की जा रही है। बाकी आतंकियों से याद आया, एक अपडेट पाकिस्तान से भी है और वो ये है कि लॉन्ग मार्च के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान उनके कंटेनर के पास हुए फायरिंग इंसिडेंट में घायल हो गए हैं और ये फायरिंग इंसिडेंट तब हुआ जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च वजीराबाद में एंटर हुआ था। बाकी लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फायरिंग इंसिडेंट में 5 और लोग भी घायल हुए हैं और जो शूटर था उसे डिटेन कर लिया गया है। वैसे इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि उनका जो आंदोलन है वो अगले 10 महीनों तक चुनाव की तारीख की घोषणा होने तक जारी रहेगा और हम इन चोरों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उनका यह भी कहना था कि चोरों के दास बनने से मरना बेहतर है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमलावर पकड़ा गया है तो उसने मीडिया से ये भी कहा, मैं सिर्फ इमरान खान को मारना चाहता था। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि जो फायरिंग है वो AK-47 से की गई थी। बाकी इस घटना को लेकर आपके जो भी विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, बाकी राह की साजिश नहीं है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन की विजिट पर गए थे और फिर इसी दौरान चीन और पाकिस्तान दोनों की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें पाकिस्तान ने चाइना को जम्मू कश्मीर की सिचुएशन के बारे में बताया था और चाइना ने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर का जो मुद्दा है उसे UN चार्टर के मुताबिक सही से और पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। तो इस जॉइंट स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर को लेकर जो चीन और पाकिस्तान ने कहा तो अब इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि हमने पाकिस्तान और चाइना द्वारा रिलीज की गई जॉइंट स्टेटमेंट को नोट किया है जिसमें भारत के यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के कई अनुचित संदर्भ शामिल हैं। हम याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह हमेशा रहेगा। और इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC योजना के बारे में ये कहा कि हमने हमेशा इसको लेकर अपना विरोध व्यक्त किया है क्योंकि CPEC में ऐसी कई सारी परियोजनाएं हैं जो कि भारत के संप्रभु क्षेत्र में भी शामिल हैं जो जबरन और अवैध बाहरी कब्जे में हैं और इसलिए हम क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के लिए ऐसी किसी भी परियोजना का उपयोग करने के किसी भी प्रयास को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और ऐसी गतिविधियों में तीसरे पक्ष को शामिल करने का कोई भी प्रयास स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज और अस्वीकार्य है और हमारे द्वारा ऐसा माना जाएगा। बाकी इमरान खान पर हुए हमले को लेकर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है जिसमें विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हम करीब से इस घटना पर नजर रखे हुए हैं और हम हालात की निगरानी करना जारी रखेंगे और फिलहाल अभी इस पर ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। बाकी एक रिपोर्ट ये भी है कि अभी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन पहुंचे थे तो वहां चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान में CPEC परियोजना पर काम कर रहे उनके चाइनीज नेशनल्स की सिक्योरिटी पर अपनी चिंता व्यक्त करी थी और साथ ही पाकिस्तान को चाइनीज नेशनल्स के लिए एक रिलायबल और सेफ एनवायरनमेंट देने पर भी जोर दिया। बाकी भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कंफर्म किया है कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 7 और 8 नवंबर को रशियन फेडरेशन की ऑफिशियल विजिट पर होंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में US डिफेंस अटैच टू इंडिया रियर एडमिरल माइकल एल बेकर की तरफ से कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच ऐसे कई सारे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिनमें US भारत के साथ कुछ हाई एंड टेक्नोलॉजीज को शेयर करेगा और इसके साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अमेरिका फ्यूचरिस्टिक वेपन्स को विकसित करने के लिए भारत के लिए सबसे क्वालिफाइड पार्टनर है। उनका कहना था कि अमेरिका भारत के लिए उनकी पसंद का भागीदार बनना चाहता है क्योंकि ये रशिया के हथियारों पर से निर्भरता को कम करके भारत के वेपन सिस्टम्स को डाइवर्सिफाई करेगा और इसी के तहत वे भारत के साथ मिलकर कुछ नेक्स्ट जनरेशन के वेपन सिस्टम्स के संयुक्त विकास और उत्पादन को भी देख रहे हैं। अब बाकी वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे अमेरिका भारत के साथ हाई एंड टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है तो इसके बारे में तो किसी भी बात को खुलासा नहीं किया गया है,
पर जहाँ तक है इनमें से एक क्षेत्र जेट इंजन वाला हो सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि अमेरिका जो शेयर करेगा तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी और कौन कौन सी हिडन कंडीशंस होंगी, तो वो तो खैर बाद में ही मालूम पड़ेगा। बाकी आज नॉर्थ कोरिया द्वारा एक अनस्पेसिफाइड बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है और फिर इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और साउथ कोरिया की जॉइंट एयर ड्रिल्स के एक्सटेंशन को एक रॉन्ग चॉइस बताया है। बाकी साउथ कोरियन मिलिट्री के मुताबिक आज जो नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल फायर करी थी तो वो फायरिंग अनसक्सेसफुल रही है और साउथ कोरिया ने वॉशिंगटन के साथ सभी नेशंस को नॉर्थ कोरिया पर और भी सैंक्शंस लगाने के लिए आग्रह किया है। और साउथ कोरिया का दावा है कि आज नॉर्थ कोरिया ने करीब 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया था और दावा किया जा रहा है कि लॉन्च में नॉर्थ कोरिया की इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1947 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही देवान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1947 में भारत के परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और मरणोपरांत उन्हें भारत के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले वीर हैं जिन्हें सबसे पहले इस परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो हमने ऑलरेडी इन पर एक बायोग्राफी भी बनाई है। बाकी आपके लिए आज का सवाल, सुपर गरुड़ शील्ड डिफेंस एक्सरसाइज को किस देश ने होस्ट किया था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।